नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है साजिश। बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो। एक बूढ़े व्यक्ति जो भूख से बेहाल थे, वह मंदिर के किनारे मंदिर में आते जाते श्रद्धालुओं से कुछ खाने को मांग रहे थे। श्रद्धालु उनको प्रसाद में से कुछ खाने को दे देते या उनको कुछ पैसे दे देते। वह बूढ़ा व्यक्ति उस प्रसाद से अपना पेट भर लेता और दिन भर वहीं पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। मंदिर के पुजारी उस बूढ़े बाबा से पूछते, बाबा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्यों बैठे रहते हैं? तो वह बूढ़े बाबा कुछ भी बता नहीं पाते और फिर जोर से रोने लगते। मंदिर के पुजारी को भी उन्हें देखकर बड़ी दया आती। वह उनसे कुछ ना बोलते और मंदिर में जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ता उनको उसमें से कुछ खाने को दे देते। इसी तरीके से बूढ़े बाबा के दिन कट रहे थे। एक दिन बड़ी जोर का आंधी तूफान आया, जिस कारण मंदिर में कोई भी श्रद्धालु नहीं आया। तो बूढ़े बाबा भूख से व्याकुल हो उठे। आंधी और तूफान के कारण ठंड से ठिठुरने लगे। लेकिन यह तो अच्छा हुआ कि मंदिर के पुजारी जी उस टाइम भगवान की आरती कर रहे थे। आरती संपन्न हुई तो पुजारी जी की नज़र उन बूढ़े बाबा पर पड़ी जो ठंड से ठिठुर रहे थे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई और बूढ़े बाबा को मंदिर के अंदर आने को कहा और मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा हुआ था उनको उन्हें खाने को दिया। बूढ़े बाबा की यह दशा देखकर पुजारी भी उनके लिए विचलित होने लगे। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कुछ तो रहम करिए इन बूढ़े बुजुर्ग पर। इनका जो भी कोई अपना हो वह उन्हें मिल जाए। तो बूढ़े बाबा बेचारे इसी तरीके से अपने दिन गुजार रहे थे। तो इधर राधिका का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपने पिताजी का हालचाल जानने के लिए सुबह से ना जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले राधिका के भाई भाभी और पिताजी विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 5 महीने पहले तक उसके पिताजी चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे। घर के काम में भी बहू बेटे की पूरी मदद करते थे। उस समय राधिका की माताजी जीवित थीं। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लगी कि एक दिन अचानक उसकी माताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गईं और इस दुर्घटना में वह स्वर्ग सिधार गईं। पत्नी के इस तरह चले जाने का गम राधिका के पिताजी बर्दाश्त ना कर पाए और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाते थे। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अभी 4 महीने ही बीते थे कि राधिका के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया। लेकिन राधिका नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी ऐसी हालत में कहीं जाएं। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधा ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पिताजी की हालत में जल्दी सुधार आ जाएगा। अभी राधिका यह सब सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। उसके भाई रमेश का फोन था। राधिका ने जल्दी से फोन लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है? हाँ राधिका, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटता हूँ, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, पिताजी कहाँ हैं? इनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर तो मुझे चिंता होती रहती है। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर राधिका रसोई घर में जाकर अपने पति मोहन के लिए चाय बनाने लगी।
फिर मोहन ने कहा, अच्छा राधिका, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर राधिका बोली, अरे मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और जरूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। मोहन को भी बात जच गई। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर राधिका ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चलें और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मांगी थी कि पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन आएंगे। जो हुक्म मेरे आका, मोहन ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर राधिका बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन राधिका और मोहन अपने बच्चों के साथ सुबह के 11 बजे ही मंदिर पहुंच गए। राधिका ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां ना जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिसमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर राधिका को उन पर तरस आ गया। राधिका उन लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो मोहन बोला, अरे सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर राधिका ने खाना बांटना शुरू किया। तो मोहन सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही राधिका खाना बांटते हुए आगे पहुंची तो लाइन में बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, बेटी मुझे खाना दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर राधिका पीछे मुड़ी और बोली, लो बाबा जी और खाना ले लो। राधिका ने देखा कि वह वृद्ध आदमी बैठ भी नहीं पा रहा था, शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन भी खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी मोहन उसके पास आया और बोला, क्या हुआ राधिका, तुम ठीक तो हो? लेकिन राधिका तो सामने बैठे आदमी की ओर देखते ही बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर मोहन उस वृद्ध आदमी की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, पिताजी आप यहाँ, और वह भी इस हालत में। लेकिन वह वृद्ध आदमी आबाक रहकर केवल राधिका को देखे ही जा रहा था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, आप इस बूढ़े आदमी को जानते हैं क्या? तभी राधिका रोते हुए बोली, हाँ ये मेरे पिताजी हैं, रामदयाल शर्मा जी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी करीब 2-3 महीने पहले की बात है। एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से ये यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इनकी ऐसी दयनीय हालत में छोड़कर चले गए। और बेटी अगर ये तुम्हारे पिताजी हैं तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो राधिका बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मोहन ने कहा, लेकिन पिताजी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही पिताजी से तुम्हारी बात भी हुई है। फिर पिताजी यहाँ और ऐसी हालत में ये कैसे संभव है? फिर राधिका ने कहा, पिताजी की तो याददाश्त भी आ गई थी। फोन पर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। फिर मोहन बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो यह कुछ बताएंगे कि आखिर बात क्या है। राधिका, वह सब बात में देखते हैं। पहले पिताजी को
अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए मोहन ने रामदयाल जी को उठाने में मदद की और वे लोग कार में बिठाकर उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुंचकर राधिका और मोहन ने रामदयाल जी को नहला धुलाकर, साफ कपड़े पहनाकर, खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन राधिका और मोहन अभी तक उलझन में थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए राधिका ने अपने भाई को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तभी राधिका का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पायल ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मजा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार पिताजी से तो बात करवाना। वह क्या है, बच्चे नाना से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है राधिका, अभी करवाता हूँ। लीजिए पिताजी, राधिका का फोन है। दूसरी ओर से हूबहू राधिका के पिता जैसी आवाज आई। राधिका बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं दवाई खाकर सोने जा रहा हूँ। तुझसे फिर कभी बात करूंगा। वह आवाज सुनकर तो राधिका का सर चकराने लगा। आखिर यह हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद राधिका के भाई ने कहा, वह क्या है ना राधिका, पिताजी को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़े सुस्त से हो गए हैं। मैं तुम्हारी कभी बात करवा दूंगा। अपने पिताजी से फोन पर बात करने के बाद राधिका हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फोन पर आवाज सुनी थी वह किसकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। फोन स्पीकर पर था। मोहन ने भी फोन पर चल रही सारी बातें सुनी थीं। वह बोला, राधिका, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारे पिताजी ही हैं? कहीं हम किसी और को तुम्हारे पिताजी समझकर तो घर नहीं ले आए? तो राधिका बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं अपने पिताजी को नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले पिताजी की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनके टांग में रॉड डाली गई थी। उसका निशान अब भी उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए राधिका अपने पिताजी के पास गई और उनकी टांग पर से कपड़ा हटाया। निशान वही मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वही उसके पिताजी हैं। मोहन अब तक भैया मुझे किसकी आवाज सुनाते आए थे। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वह लोग तो विदेश में हैं और पिताजी को कुछ याद नहीं है। तो मोहन बोला, राधिका शांत हो जाओ, सबसे पहले हम पिताजी का इलाज करवाते हैं। पिताजी का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर राधिका अपने पिताजी के पास आई और बोली, पिताजी, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते राधिका फूट फूट कर रोने लगी। फिर राधिका के पिताजी ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत, तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, जरूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए राधिका के पिताजी ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपने पिताजी का स्नेह पाकर राधिका के दिल को एक सुकून मिला। अगले दिन राधिका अपने पति मोहन के साथ पिताजी को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाइयां दी जाएं और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाएं, तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर राधिका थोड़ा मायूस हो गई। वे लोग रामदयाल जी को अपने घर वापस ले आए। घर पहुंचकर राधिका ने सबको खाना खिलाकर पिताजी को दवाई दी। जब रामदयाल जी सो गए तो राधिका ने मोहन से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ बनाते आए। हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि पिताजी वहाँ भैया के साथ
बड़े आराम से रह रहे हैं। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को पिताजी से वीडियो कॉल पर बात कराने के लिए कहा, तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल देते थे। तो मोहन बोला, लेकिन राधिका, यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं, बल्कि कोई बड़ा कदम उठाने का है। हाँ मोहन, अपने पिता के गुनाहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और अगर उन्हें यह पता लग गया कि पिताजी मेरे पास हैं तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतजाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आएं। फिर मोहन बोला, राधिका, बस एक ही चीज है जो तुम्हारे भाई को विदेश से यहाँ लाने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसों से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि पिताजी की पूरी 80 लाख की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए पिताजी को यहाँ होना जरूरी है। पिताजी के साइन करने के बाद ही उसका पैसा अकाउंट में आ पाएगा। लेकिन राधिका, ध्यान रखना, उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार पिताजी से पूछें कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 80 लाख रुपए मिलने थे, और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि पिताजी हमारे पास हैं। ठीक है मोहन, मैं कल सुबह ही भैया को फोन पर बात करूंगी। कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी राधिका कमरे में जाकर अपने पिताजी के साथ बिस्तर पर बैठ गई। अगले दिन जब काम निपटाने के बाद राधिका ने अपने भाई रोहन को फोन लगाया, रोहन के फोन उठाते ही राधिका बोली, भैया जरा पिताजी से बात करवाना, वो बहुत जरूरी काम है। तभी रोहन बोला, राधिका, तुम बस 2 मिनट लेट हो गई। अभी अभी पिताजी बाहर टहलने के लिए निकले हैं। वह क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताजी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए पायल उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन राधिका, ऐसा कौन सा जरूरी काम है, मुझे बता दो। जब पिताजी आएंगे तो मैं पिताजी को बता दूंगा। तो राधिका ने अपने भाई से वही बोला जो मोहन ने उससे कहा था। इतना सुनते ही राधिका के भाई रोहन की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी, और फिर बोला, राधिका, तुम्हें तो पिताजी की हालत के बारे में पता है। इतना लंबा सफर करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊंगा तो चलेगा। तो राधिका ने कहा, लेकिन भैया, जब पॉलिसी पिताजी के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ। शायद आपके आने से ही बात बन जाएगी, क्योंकि नॉमिनी में पिताजी ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर राधिका ने फोन रख दिया और अगले दिन रोहन को फोन करके बता दिया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा। पिताजी का आना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया, आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, राधिका ने कहा। तो रोहन बोला, हाँ, वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं तेरी भाभी को भी अपने मैके गए हुए। वह भी वहां जाकर अपने मैके बालों से मिल लेगी। वैसे भी यहाँ पिताजी की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है। वह पिताजी का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बातें सुनकर राधिका सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। पिताजी की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपने पिताजी को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीर थी। लेकिन रामदयाल जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रहे थे। वह किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहाय हो गए।
इसे मुझसे दूर ले जाओ। ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। राधिका समझ नहीं पा रही थी आखिर उसके पिताजी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हर रोज शाम के समय राधिका उन्हें घर के पास के ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर राधिका अपने पिताजी को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन पिताजी की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। फिर राधिका ने फैसला किया कि वह अपने पिता को उनके उस मकान में लेकर जाएगी जहां वह हमेशा से रहते आए हैं। शायद वहां जाकर इनकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब राधिका अपने पिताजी को लेकर उनके घर पहुंची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आए और बोले, अरे रामदयाल जी, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग आदमी रामदयाल जी के पड़ोसी श्यामलाल थे। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? राधिका ने कहा। तो श्यामलाल जी बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आए? बस अंकल, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके पिताजी की ओर देखते हुए श्यामलाल जी बोले, लेकिन बेटा, तेरे पिताजी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्या बताऊं अंकल, जब से माताजी हमें छोड़कर गई हैं तब से पिताजी की यह हालत है। भैया ने भी पिताजी का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन पिताजी की हालत जस की तस बनी हुई थी। अरे बेटा, तू इलाज की बात करती है, तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरे पिताजी अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करते थे। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो, लेकिन वे तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते थे। जब तुम्हारी माताजी जीवित थीं तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थीं। जिस दिन तुम्हारी माताजी की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, और तुम्हारी माताजी के जाने के बाद जब रामदयाल जी की यह हालत हो गई तब भी तुम्हारे पिताजी को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिनों बिना खाए पिए कैसे रहेंगे, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उन्हें खाना दे आता था। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरे पिताजी का इलाज करवाया होगा? कहते कहते श्यामलाल जी की आवाज रुबासी हो गई। यह सारी बातें सुनते सुनते राधिका और वह फूट फूट कर रोने लगे। श्यामलाल जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा, तो राधिका खुद को संभालते हुए बोली, नहीं अंकल, मैं पिताजी को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो श्यामलाल जी बोले, बेटा, अब यह घर तेरे पिताजी का रहा ही कहाँ। यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी राधिका ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं। लेकिन माताजी के जाने के बाद तो पिताजी इस मकान के मालिक थे, तो भैया ऐसे कैसे बेच सकते हैं? तो श्यामलाल जी बोले, अरे बेटा, तेरे पिताजी की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सकें। लेकिन बेटा, वह तो रामदयाल जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर यहाँ यह कैसे? श्यामलाल जी ने पूछा तो राधिका ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। रोहन की करतूत सुनकर श्यामलाल जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर राधिका बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उन गुनाहगारों से जरूर लूंगी। फिर श्यामलाल जी बोले, बेटा, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बताना। कितने जिंदा दिल हुआ करते थे मेरे दोस्त रामदयाल जी, और बेचारे पर ना जाने ऐसी क्या बीती जो उनकी यह हालत हो गई। दुखी मन से
राधिका अपने पिताजी को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो राधिका का भाई रोहन भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। भाई भाभी के राधिका के घर पहुंचने से पहले ही राधिका ने अपने पिताजी को एक कमरे में छुपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो राधिका और मोहन ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि रोहन बोला, राधिका पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो मोहन ने कहा, अरे भैया आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, इतना भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर राधिका ने कहा, हाँ भैया जरा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो रोहन बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ पिताजी अकेले हैं और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस पिताजी के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी पायल बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को तो पिताजी की इतनी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी है वापस जाने के लिए। इस समय राधिका बोलती है, हाँ भैया, पिताजी की चिंता होनी तो जायज है। एक काम करो, पिताजी को फोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। इस समय रोहन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वह खाना खाकर सो चुके होंगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेट से बात की थी, उसने बताया था कि पिताजी अभी सो रहे हैं, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर राधिका बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें पिताजी की, चलो तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ, तुम लोग ना सही मैं तुम्हें पिताजी से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही रोहन और उसकी पत्नी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उसी समय मोहन रामदयाल जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही रोहन और पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पसीने छूटने लगे। तो राधिका बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लग रहा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? अरे भैया, पिताजी की कोई पॉलिसी थी नहीं, वह तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में आपने तो अपने माता पिता का जीना भी हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात थी, है ना भैया? और वैसे भी पिताजी ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं जेल जाएंगे। राधिका ने ऊंची आवाज में कहा तो रोहन कांपते हुए बोला, क्या कहा तुमने? पिताजी ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है, लेकिन पिताजी यह सब तुम्हें कैसे बता सकते हैं? पिताजी, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? तो राधिका ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारे पिताजी हैं। तो फिर यह बताओ कि तुमने अपने पिताजी को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें पिताजी पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना सुनते ही रोहन की नजरें नीचे झुक गईं। फिर राधिका बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे वह आदमी कौन था, जिसकी आवाज बिल्कुल पिताजी की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर रोहन ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहाँ बसना चाहता था और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसे जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब माताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद पिताजी की याददाश्त भी चली गई और हमने इसी बात का फायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया।
पिताजी की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था। इसलिए मकान के कागजों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले पिताजी को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर राधिका बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारे पिताजी हैं जिन्हें तुमने लावारिसों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन वह भी यह दुनिया छोड़कर चले जाते और तुम तो हमें यही कहते कि मैंने पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया। और अब यह बताओ कि इतने दिनों से पिताजी की आवाज में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो रोहन बोला, दरअसल पिताजी द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। इस आवाज का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के जरिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर राधिका बोली, मुझे माफ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप अपनी असली जगह यानी कि जेल में जाएंगे। इतनी बात सुनते ही रोहन और पायल ने एक दूसरे को वहां से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियां उतरने लगे तो उसी समय पायल का पांव फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई थी जिस कारण वह उठ नहीं पा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए राधिका ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। सब कुछ बताते हुए जब राधिका पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसके पिता रामदयाल जी पायल की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाए, यही है मेरी पत्नी की कातिल राधिका। इसी औरत ने तेरी माँ जी को सीढ़ी से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरी माता जी की जान चली गई। कहते कहते रामदयाल जी रोने लगे। अपने पिताजी की यह बात सुनकर राधिका स्तब्ध रह गई। पिताजी, यह क्या कह रहे हैं आप? क्या माता जी को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरी माताजी जानती थीं कि एक बार सब कुछ उनके नाम कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरी माताजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी, क्योंकि वह मकान तेरी माताजी के नाम पर ही था। इतना सुनकर राधिका और मोहन की आंखें फटी रह गईं। फिर रामदयाल जी बोले, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने सास को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज ये औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खा बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। तभी रोहन पिताजी के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय रामदयाल जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, तुम्हारे गुनाहों की माफी नहीं है। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया और पायल को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर राधिका अपने पिताजी को गले लगाते हुए बोली, पिताजी, आपको सब कुछ याद आ गया? तो रामदयाल जी बोले, हाँ बेटा, पायल को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब उसने तेरी माताजी को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसके साथ सारी पिछली बातें भी याद आ गईं। लेकिन पिताजी, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। राधिका ने कहा तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नाना को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर राधिका अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। बच्चों की इस बात पर सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं।
अब राधिका अपने पिताजी के साथ खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। इधर उसके भैया और भाभी को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। इसलिए कहते हैं कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। तो आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।